बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सोसाइटी ऑफ द स्नो, ये सन 1972 की एक सच्ची घटना है, जहां पर एक प्लेन जिसका नंबर 531 होता है, वह एक रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सेंटियागो, चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स हैं, और जब इनका प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स जिसे एंडीज कहा जाता है, उसके ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से इनका प्लेन एक बड़ी चट्टान से टकराता है। प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स हैं, वह बर्फ में घिसकर बहुत आगे तक जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं, और जो पैसेंजर्स इसमें बचते हैं वह बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन करते हैं। ये प्लेन के पायलट के पास जाते हैं, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोग बचे हैं वे एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। प्लेन का वह हिस्सा जो अब भी खुला हुआ है, वहां से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही होती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद ये प्लेन के उस हिस्से को जो खुला हुआ है सामान और डेड बॉडी से बंद कर देते हैं। अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि तूफान थम चुका है, लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। ये सब बाहर आते हैं। बाहर अब इतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर वे ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते। अब इनके पास खाने का जितना ही सामान होता है, ये उसे इकट्ठा करते हैं। इसके बाद सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है। इन सबको पता है कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि इनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्दी इनके लिए यहाँ मदद आएगी, इसलिए सब के सब यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही जिस जगह इनका प्लेन क्रैश हुआ होता है वह एक वैली होती है। चारों तरफ चट्टानें हैं, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है। इसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह प्लेन इन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि प्लेन को यह सिग्नल दिख सके। हालांकि प्लेन इनकी ओर नहीं आता और दूर से ही निकल जाता है। इससे सभी का दिल टूट जाता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। अब इन सभी को पता है कि सर्वाइवल के लिए इन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्यास बुझाने के लिए बर्फ को मेल्ट कर पीना ही एकमात्र उपाय है। ननो, जो अपने माता पिता और बहन की मौत से टूट चुका है, धीरे धीरे अपने होश संभालता है। वह अपने साथियों को मोटिवेट करता है कि उन्हें इस स्थिति का सामना करना होगा। समय बीता है और ठंड, भूख और मानसिक दबाव की वजह से बचे हुए लोग मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। कुछ लोग ये तय करते हैं कि किसी भी तरह पैदल ही इस बर्फीले इलाके से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। वे चारों तरफ चट्टानों और बर्फ की चोटियों को देखते हुए एक प्लान बनाते हैं। आखिरकार इनकी टीम से कुछ लोग निकलने का साहस जुटाते हैं। वो जानते हैं कि अगर मदद के लिए इंतजार करते रहे तो यहाँ और लोगों की जान जा सकती है। अब उनकी इस यात्रा की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर एक अद्भुत सर्वाइवल स्टोरी बन जाएगी। कि गुजरने के बाद भूख और ठंड से बचने का संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। डो की बात सुनकर पूरी टीम दो भागों में बन जाती है। कुछ लोग जो अपने जीवन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, सहमत होते हैं कि मृत साथियों के शरीर को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दूसरे लोग इस विचार से गहराई से आहत होते हैं और इसे नैतिकता के विरुद्ध मानते हैं। हालांकि समय के साथ स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि भूख और ठंड से जूझ रहे सभी लोग समझ जाते हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। इस कठिन निर्णय को अपनाना उनके लिए जीवित रहने का एकमात्र उपाय बन जाता है। धीरे धीरे वे मृत साथियों के शरीर का उपयोग भोजन के रूप में करना शुरू कर देते हैं। यह निर्णय उनके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत भारी पड़ता है, लेकिन इसे वे अपने अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा मानते हैं। इस बीच जो टीम बैटरी लाने के लिए प्लेन के दूसरे हिस्से तक जाने की योजना बना रही थी, वह भी अपनी कोशिशें जारी रखती है। ऊंचाई पर बर्फ खिसकने के कारण हर बार उन्हें वापस लौटना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। आखिरकार उनमें से कुछ बैटरियां लाने में कामयाब हो जाते हैं।
बैटरियां लाने के बाद वे प्लेन के रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क साध सकें। लेकिन रेडियो चालू करने की उनकी सभी कोशिशें असफल रहती हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि अगर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है तो उन्हें खुद ही इस बर्फीली और खतरनाक जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। वे तय करते हैं कि एक टीम पैदल यात्रा पर निकलेगी जबकि बाकी लोग वहीं रहकर उनका इंतजार करेंगे। इस फैसले के साथ उनकी कठिन और साहसिक यात्रा की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर एक असंभव सी लगने वाली सर्वाइवल स्टोरी का हिस्सा बनेगी। है कि ऊपर जाने का रास्ता बेहद मुश्किल और खतरनाक है। फिर भी टीम के बाकी लोग उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे हार न माने। डो, जिसने अपने माता पिता और बहन को खो दिया था, अब अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला करता है। टीम ये तय करती है कि अगर कोई भी जीवित रहना चाहता है तो उसे सक्रिय होकर इस कठिन यात्रा में योगदान देना होगा। कुछ दिनों बाद टीम में से 3 लोग दोबारा बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। इस बार वे बेहतर तैयारी के साथ जाते हैं। गर्म कपड़े, बचे हुए खाने का थोड़ा सा हिस्सा और पानी बनाने के लिए बर्फ। ऊंचाई पर चढ़ते हुए उन्हें रात के समय फिर रुकना पड़ता है। इस बार उन्होंने बर्फ में एक शेल्टर बनाने की योजना बनाई ताकि ठंडी हवाओं से खुद को बचा सकें। हालांकि ये मुश्किल था, लेकिन किसी तरह उन्होंने रात बिताई। अगली सुबह उन्हें ऊंचाई से दूर तक देखने का मौका मिला। उन्हें एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि वह शायद किसी इंसानी बस्ती की ओर इशारा कर रहा हो। ये देख वे उत्साहित हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में बढ़ने का फैसला करते हैं। चलते चलते उनके पास खाना और पानी खत्म हो जाता है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मदद पाना। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक चरवाहे की बस्ती तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। चरवाहे उनकी हालत देखकर तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम को उस स्थान पर भेजा जाता है जहां बाकी बचे लोग इंतजार कर रहे थे। रेस्क्यू टीम को देखकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। 1 महीने से ज्यादा के संघर्ष के बाद आखिरकार वे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। ये कहानी न केवल उनके जीवित रहने की लड़ाई को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि किस तरह मानव हिम्मत और इच्छा शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। नहीं होता और वह साथी भी अपनी जान गंवा देता है। इस घटना के बाद सभी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से और भी टूट जाते हैं, लेकिन न्यूमा की हिम्मत और उसके प्रयासों ने उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। सब समझ जाते हैं कि यहाँ से बचने के लिए उन्हें हर हाल में एकजुट रहना होगा। प्लेन के बाहर आने के बाद ये सभी अपने आसपास के इलाके का मुआयना करते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब तक उनके पास खाने और पानी का भी कोई साधन नहीं बचा था। टीम में से कुछ लोग तय करते हैं कि वे किसी भी तरह से आगे बढ़ेंगे और मदद ढूंढेंगे। न्यूमा, जिसका पैर अब बर्फ के कारण सुन्न हो चुका था, इस स्थिति के बावजूद भी तैयार होता है इस मिशन में शामिल होने के लिए। बाकी लोग प्लेन के पास रहकर उनकी वापसी का इंतजार करने का फैसला करते हैं। न्यूमा और अन्य साथी कठिन और खतरनाक इलाके में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें कई बार अपनी ताकत खत्म होती हुई महसूस होती है, लेकिन जीवित रहने की इच्छा उन्हें बार बार खड़ा कर देती है। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें बर्फ के बीच से एक झरना मिलता है। झरने का पानी उन्हें नई ताकत देता है और वे वहीं रुककर कुछ समय के लिए अपनी ऊर्जा वापस हासिल करते हैं। इस बीच प्लेन के पास बचे हुए लोग न्यूमा और उसकी टीम के लिए दुआ कर रहे होते हैं। उनकी उम्मीदें अब उन्हीं पर टिकी होती हैं। न्यूमा और उसकी टीम ने ठान लिया था कि वे वापस खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आगे चलकर उनकी ये यात्रा उन्हें एक नई उम्मीद और आखिरकार रेस्क्यू टीम तक पहुंचने की राह दिखाएगी। इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रेडियो खराब होता है। अब न्यूमा की हालत और खराब हो जाती है। वह खाना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अब वह ज्यादा समय तक नहीं बचेगा। न्यूमा अपने साथियों से कहता है, मुझे खाने में शामिल मत करो, जो खाना बचा है उसे आप लोग इस्तेमाल करो, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। इसी दौरान प्लेन के पिछले हिस्से से उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है, जिससे वे एक स्लीपिंग बैग बनाते हैं।
यह बैग उन लोगों के लिए मददगार होता है जो ठंड से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन्हें अपने छोटे रेडियो में एक न्यूज़ अपडेट मिलती है। उसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने उनके बचाव अभियान को रोक दिया है क्योंकि उन्हें यकीन है कि उस क्रैश में कोई भी जीवित नहीं बचा है। यह खबर सुनकर सभी का दिल टूट जाता है, लेकिन न्यूमा उन्हें प्रोत्साहित करता है और अपने आखिरी शब्दों में कहता है, मेरा सपना है कि हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचे। अगर आप में से कोई बच गया तो बाकी सबका जीवन अमर हो जाएगा। ये कहते हुए न्यूमा अपनी आखिरी सांस लेता है। न्यूमा की मृत्यु के बाद 2 अन्य लोग ये फैसला करते हैं कि वे यहाँ से निकलने के लिए आखिरी प्रयास करेंगे। वे चट्टानों के ऊपर चढ़ने का जोखिम उठाते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गांव नजर आता है। गांव में पहुंचने के बाद वे स्थानीय लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। जल्द ही रेस्क्यू टीम सक्रिय होती है और हेलीकॉप्टर को उनकी मदद के लिए भेजा जाता है। सभी रात दिनों के संघर्ष के बाद बचे हुए सभी लोगों को बचा लिया जाता है। ये घटना साहस, संघर्ष और मानव इच्छा शक्ति की अद्भुत कहानी बन जाती है, निकाल लिया जाता है। इस घटना ने 70 रात दिनों तक चलने वाले संघर्ष, साहस और जीवटता की एक मिसाल कायम की। बचे हुए लोगों ने बाद में उन सभी साथियों की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी मानवता और आशा को जीवित रखा। ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि कभी-कभी सबसे कठिन समय में भी आशा और सहयोग से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ही देता है। आदमी से संपर्क करने के इस नए तरीके के साथ ये बचे हुए लोग उसे अपनी स्थिति बताते हैं। उन्होंने उसे अपना प्लेन क्रैश होने की कहानी और इसके बाद की कठिन परिस्थितियों के बारे में बताया। आदमी उनकी कहानी सुनता है और समझता है कि वह उनकी मदद करने के लिए प्रयास